नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, देश का बजट आने वाला है और इन सब के बीच चिंता की बात यह कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इनमें भी 3.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो लगातार काम खोज रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। पड़ोसी देशों के मुकाबले भी भारत में रोजगार मिलने की दर कम चल रही है। चिंतित करने वाले इन्हीं आंकड़ों के बीच रेलवे भर्ती में अनियमितता के बाद छात्रों ने बिहार से उत्तर प्रदेश तक आंदोलन किया। बेरोजगार युवाओं के साथ ही राजनीतिक दलों ने आज बिहार बंद कराया। सवाल सरकारी नौकरियों का है। सरकारी नौकरी का सरकारी तमाशा क्यों बन जाता है? आज की दस्तक इसी मुद्दे पर आपको देनी है। पहले रेलवे भर्ती की खबर। रेलवे भर्ती रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद बिहार से शुरू हुए छात्रों के आंदोलन की कहानी अब राज्य में बंद बुलाने राजनीतिक दलों के समर्थन तक पहुंची। बिहार के इस बंद में छात्र संगठन के साथ बिहार के 7 राजनीतिक दल उतरे। लालू तेजस्वी की आरजेडी, पप्पू यादव की जेएपी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम वीआईपी पार्टी ने छात्रों के समर्थन में बिहार बंद में साथ दिया। बिहार के कई जिलों में ट्रेन रोकी गई, सड़क पर टायर जलाकर जाम लगाया, दुकानें जबरन बंद कराई, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, रेल मंत्री का पुतला फूंका गया, कई जगहों पर लंबा जाम लगा। न्याय दे और जो कानून बनाए हैं आप ग्रुप बी में 2 परीक्षा का, उसको बिल्कुल समाप्त करें। रेलवे कैलेंडर जारी करे, कब परीक्षा लेगा तो कब जो है रिजल्ट देगा और कब बहाली लेगा। 5-5 साल तक फॉर्म भरा के टालने का काम नहीं चलेगा। 2 एग्जाम में उन्होंने कहा था कि 2 एग्जाम में जो रिजल्ट दिया गया उन्होंने 20 गुना रिजल्ट देने की बात कही थी। हमने कहा था 2 गुना 20 गुना में उन्हें 11 गुना रिजल्ट दिया। उन्होंने 11 गुना रिजल्ट में एक ही पोस्ट 10 पोस्ट पे एक बच्चे का रिजल्ट दिया गया। इतिहास गवाह रहा है, बिहार से जब भी छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ा, सत्ता सोचने के लिए मजबूर हुई। बिहार में 1955 में पहला छात्र आंदोलन हुआ। कहते हैं तब छात्रों से बात करने के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा था। 1967 में बिहार में हुए छात्रों के दूसरे आंदोलन के वक्त स्टूडेंट का साथ देने वाले महामाया सिन्हा बाद में राज्य के मुख्यमंत्री तक बने। 1974 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पटना से शुरू हुए छात्र आंदोलन ने आपातकाल का विरोध किया। देश की सत्ता तब हिल गई। 1990 में मंडल आयोग के खिलाफ छात्रों के एक बड़े वर्ग ने बड़ा आंदोलन किया। 2010 में कोचिंग संस्थानों की मनमानी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के ही बाद सरकार को कानून तक बनाना पड़ा था। ऐसे छात्रों के आंदोलन के गवाह बिहार से जब रेलवे भर्ती के रिजल्ट को लेकर छात्रों का गुस्सा 24 जनवरी से शुरू हुआ, जो एक एग्जाम को लेकर रहा, धीरे धीरे रेलवे की दूसरी भर्ती के भी छात्र नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। ये बात बिहार में फैलती गई, नौबत बिहार बंद तक आई। छात्रों की नाराजगी 2 इम्तिहान को लेकर है। पहली परीक्षा रेलवे में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की, जिसमें पद हैं 35,000। पहले राउंड का पेपर और रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट फिलहाल अब रोका गया। विवाद का कारण बनी दूसरी भर्ती ग्रुप डी के 1,03,000 पद को लेकर है। इम्तिहान अभी होने से रोका गया है। रेलवे की एनटीपीसी वाली 35,000 पदों की भर्ती में छात्रों की नाराजगी पद के सापेक्ष 20 गुना कैंडिडेट न चुनने, 10+2 और ग्रेजुएट का इम्तिहान एक साथ लेने, नंबर के नॉर्मलाइजेशन में सही तरीका न अपनाने को लेकर है। जबकि ग्रुप डी की भर्ती में शामिल छात्रों की नाराजगी अचानक परीक्षा को प्री और मेंस 2 चरण में कराने को लेकर है। इस बीच लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की तरह बिहार में छात्र राजनीति से ही निकले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत के आधार पर दावा किया कि सहमति छात्रों की हर मांग पर बन गई है। जब मेरी कल बात हुई उनसे तो इस पर सहमत थे कि 2 परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, एक परीक्षा ही होगी।
तो इसलिए जो एक उनकी सबसे बड़ी मांग थी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थी है, करीब 1,20,00,000 से ज़्यादा उसमें छात्र होंगे, तो अब उनकी 2 परीक्षा नहीं होकर उनकी 1 परीक्षा होगी। दूसरा था एनटीपीसी। ये जो एनटीपीसी के जो करीब 35,000 या 36,000 पद हैं, इनकी जो 20 गुना और रिजल्ट निकाला जाना था, तो एक एक छात्र का 3 जगह 4 जगह 3-3 4-4 लेवल पर उनका रिजल्ट निकला। और लड़कों की मांग थी कि एक छात्र एक रिजल्ट, यानी लगभग 3.5 लाख और रिजल्ट अभी निकाला जा सकता है। उस पर भी वो सहमत थे। दोनों जो मुख्य मांग है उस पर उनकी सहमति थी और बोले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। अगर जांच कमेटी की रिपोर्ट से पहले ही मांग मानने के लिए रेल मंत्री सहमत हो गए, तो क्या रेलवे अब ये मानता है कि भर्ती की प्रक्रिया में भयानक चूक हुई, जिसका नतीजा है छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा, लाचार होकर ट्रेन में आग तक लगानी पड़ी, या फिर चुनावी राज्यों को देखते हुए फिलहाल कोशिश मैनेज करने की चल रही है? ऐसे में समझना जरूरी है चूक कहां कैसे हुई। क्या रोजगार देने के अहम मुद्दे को चुनाव के मुताबिक आयोजन में बदलने की बीमारी नुकसान पहुंचा रही है? क्या चुनाव से पहले भर्ती ही भर्ती, बम्पर भर्ती टाइप चुनावी चारा डालने वाली बीमारी का खामियाजा बेरोजगार भुगत रहे हैं? आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है, और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले, और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है। 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई 1,25,00,000। 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्जाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देखिए, जेई का एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्जाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्जाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता ना हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराया गया है। इस सवाल की वजह समझने के लिए 2 बयान सुनना जरूरी होता है। अब देखिए इस पोस्टर को। 2018 में ऐसे पोस्टर रेल मंत्री रहते पीयूष गोयल ट्वीट करते थे। अगले साल तब लोकसभा चुनाव होने वाला था। चुनाव से पहले ही रेलवे एक साथ 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने वाले विज्ञापनों का जमकर प्रचार करता रहा, एकदम भर्तियां ही भर्तियां टाइप वाला। क्यों ये नहीं सोचा गया कि जिस देश में हर साल 1,20,00,000 युवा रोजगार पाने वाली उम्र की दहलीज पर कदम रख देते हैं, वहां लगातार भर्ती न करके एक साथ चुनावी सीजन में 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती कराना शायद सिस्टम के लिए आसान ना हो। नतीजा ये है, 3 साल बाद हुई परीक्षा का रिजल्ट फंस गया, छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए गए। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बहुत से लोगों की देश में राय ये भी है कि अरे पद 35,000 हैं तो 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी मिल नहीं जाएगी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आंदोलन इस बात के लिए नहीं कर रहे हैं छात्र कि उनको नौकरी नहीं मिली, बल्कि इसीलिए प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि किसी की भर्ती नहीं हुई। क्या सरकारी नौकरी के पद खाली नहीं है, या फिर उन्हें भरने में ही सरकारें केंद्र से राज्यों तक की सुस्त हैं? आंकड़ा देखकर आगे बढ़ेंगे। संसद में दिए जवाब के अनुसार मार्च 2018 तक केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के 6,84,000 पद खाली थे, लेकिन मार्च 2020 तक अकेले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सरकारी नौकरियों में खाली पदों की संख्या बढ़कर 8,72,000 हो गई। यानी 2 साल में सिर्फ केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली नौकरियों में 2 लाख खाली पद और बढ़ गए। राज्यों की बात की जाए तो एक मोटा अनुमान है कि 28 लाख नौकरियों के पद तो अलग अलग राज्यों में खाली पड़े हैं।
यानी देश में 36 से 37 लाख सरकारी नौकरियों की कुर्सी पर रोजगार देकर युवाओं को बैठाया जा सकता है। लेकिन यही लेट लतीफी छात्रों को सड़क पर ला रही है, क्योंकि पीठ पर पड़ी लाठी से ज्यादा दर्द पेट पर लगने वाले वार से होता है। बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे, उत्तर प्रदेश में पुलिस से लाठी खा रहे, मध्य प्रदेश में कुछ चयनित शिक्षक अब भी नौकरी के लिए खून से खत लिख रहे, मध्य प्रदेश में ही MA, MBA, BCA वाले चपरासी बनने की कतार में खड़े हैं, राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब में नौकरी के लिए आवाज उठाने पर मुंह बंद किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरियों को देने का काम सरकारें अधिकतर चुनावी वोट के लिहाज से करती है, लेकिन एक दिन लड़के लड़कियां सड़क पर प्रदर्शन के लिए मजबूर करके छोड़ दिए जाते हैं। इस सरकार को हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ चुना है, आज ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे घर में हमारे जितने भी यहाँ पे भाई बहन पहुँचते हैं, आप इनको देखिए सर, सब लोगों के एक सपने हैं, ये इनका शादी नहीं हो रहा है। बहुत सारी बहनों का रिश्ता भी हुआ था, इस नियुक्ति की वजह से वो रिश्ता टूट चुका है सर। सुना होगा आपने, ये रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन करते वो नौजवान हैं जिनका चयन 2017 की पंचायत सचिव भर्ती में हुआ। 2019 में ये सफल घोषित हुए, फिर इंतजार करते रहे नियुक्ति पत्र पाने का। झारखंड में फिर जब नई सरकार बन गई तो पुरानी नियोजन नीति के आधार पर भर्तियों को रद्द कर दिया गया। 2017 से लेकर आज 2022 हो गया। ये पंचवर्षीय योजना मतलब वैकेंसी ना होकर पंचवर्षीय योजना बन गई है। सरकार से बस यही अपील है कि जिस समय आपने हमसे ये वादा करके आया था इस सरकार पे कि हम आएंगे तो आपको 3 महीना के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे, 3 महीना का यहाँ 5 साल बीत गया, आपका 2 साल बीत गया, पिछले सरकार का भी जो करना था वो कर दिए, मगर आपको इस उम्मीद से बनाया गया था कि आप आएंगे हमारे लिए कुछ करेंगे। अब आप सोचिए, एक बेटा बेटी जो एक नौकरी के लिए जी जान से पढ़े, तैयारी करे, सफलता पाए और सरकारी नीतियों के दलदल में इनके सपने धंसने लगे तो ये क्या करें। 4 साल बहुत लंबा दिन होता है। हम लोगों का सबर का बांध टूट गया, इसीलिए हम पूरी फैमिली को लेके यहाँ आ गए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज 4 साल के दिन ऐसे इंसान आदमी कितना मेहनत से पढ़ता है, कितना लगन से पढ़ता है कि हम आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। गांव में मेरे वजह से और लड़कियां पढ़ेगी, मेरे गांव में सिर्फ मैं ही ग्रेजुएट हूँ। मुझे लगा कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगी, लेकिन आज मैं एक मजाक का पात्र बन गई हूँ कि क्या कर रही हो तुम पढ़ के, तुम्हें भी वही चूल्हा ही फूकना है। ये देखिए, अब जो है कह रही है कि ये अब कहा जाने लगा इनके गाँव में कि जब तुमने कम्पीट किया उसके बावजूद भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो तुम भी तो चूल्हा ही फूकोगी, पढ़ने से फिर क्या फायदा। आप किसी भी चुनाव में गौर करिए, हर दल चुनावों को 10 लाख से ऊपर रोजगार देने का वादा करके सत्ता चाहता है। हकीकत ये कि कभी रोजगार पूरा नहीं दे पाते। जैसे अभी की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया, समाजवादी पार्टी ने अकेला IT सेक्टर में 22 लाख नौकरी दिलाने का वादा कर दिया। चुनाव में ऐसे लाखों नौकरी देना सिर्फ एक जाल साबित होता है, वरना क्यों उत्तर प्रदेश का यही हुआ थाली बजाता पहले अपने मोहल्ले में घूमता नजर आता, क्यों रेलवे भर्ती की रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगार के कमरे का दरवाजा, प्रयागराज में पुलिस की बंदूक के कुंदों का अत्याचार झेलता। लाखों नौकरी के वादों का सच उत्तर प्रदेश की 3 सरकारों में कुछ यूं है कि 2007 से 2012 के दौरान दावा है सिर्फ 91,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाई। 2012 से 2017 के दौरान सिर्फ 2,05,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की बात कही गई। 17 से 22 के बीच सरकार 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करती है। लाखों नौकरियों का वादा करने वाले चुनावी नारे सिवाय मजाक के कुछ नहीं साबित होते। गवाही है पिछले महीने की ये तस्वीरें। पंजाब में पक्की नौकरी के लिए मुख्यमंत्री चन्नी की सभा में जाने वाले शिक्षित बेरोजगारों को यूं पुलिस मुंह दबाकर सभा से बाहर करती रही। अब आप ये जानकर चौंकेंगे कि ये हाल उस पंजाब का है जहां कांग्रेस ने 5 साल पहले सत्ता में आने के लिए हर घर नौकरी का वादा यानी करीब 50 लाख नौकरी का प्रॉमिस किया था। अब केजरीवाल कहते हैं पंजाब में सरकार बना दो, 20 लाख नौकरी दे देंगे। जब रोजगार को चुनावी तमाशा बनाकर पेश किया जाता है तो जाल में युवा फंसता है। फिर वो राजस्थान में इस तरह रोजगार दफ्तरों के चक्कर काटने या फिर सरकारी नौकरियों के लिए प्रदर्शन के लिए मजबूर रहता है। ये उस राजस्थान की कहानी है जहां बीजेपी ने भी लाखों नौकरी देने का वादा किया और कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की बात कही। अब राजस्थान के शिक्षक
50,000 पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं अब कहां से दें सरकारी नौकरी। रोजगार जो है वो नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती सबको। 1 लाख नौकरी दी अभी उन्हें, 1 लाख के पास चल रहा है, एक सीमा होगी उसकी। तो प्राइवेट सेक्टर को जितना हम लोग डेवलप करेंगे उतने ज्यादा आने की संभावना है। इसीलिए जरूरी है कि चुनाव में कोई भी दल अगर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख नौकरी देने की बात करे तो उसका रोड मैप पूछा जाए कि वेतन का पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि फिर 5 साल हर राज्य में युवा सिर्फ उन लाखों नौकरी वाले वादों का स्क्रीनशॉट या तो सोशल मीडिया पर शेयर करता रह जाएगा या फिर सड़क पर आकर प्रदर्शन के लिए मजबूर होगा। आज तक ब्यूरो। वादे लाखों नौकरियों की होती हैं तो भर्ती क्यों नहीं करती सरकारें? क्या पैसा बचाने के लिए ऐसा होता है? 2018-19 के अंतिम मौजूद आंकड़ों के अनुसार केंद्र अभी अपने कर्मचारियों के वेतन पर 3,23,000 करोड़ रुपए और पेंशन पर 2,77,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। दावा है कि बजट का 24% हिस्सा वेतन पेंशन में खर्च हो रहा है। राज्यों की तस्वीरें देखें तो यूपी में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर बजट का 23% हिस्सा खर्च हो रहा है। राजस्थान में हालत और खराब है, जहां बजट का 34% हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पेंशन में खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी पेंशन देने पर 24% हिस्सा बजट का खर्च होता है। बिहार में बजट का 22% हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन में जा रहा है। इसीलिए दावा होता है कि सरकारें पद भरने में लेट लतीफी करती हैं, कई वर्ष भर्तियों को लटकाकर चुनावी सीजन में नौकरी देना चाहती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके वेतन के लिए तरसाती हैं। जम्मू कश्मीर की एक कहानी देखिए। इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट को जिन महिलाओं से बात करते देख रहे हैं, अभी आप जिनके हाथ में ये कागज देख रहे हैं, ये पन्ना इस बात की गवाही दर्ज किए है कि सरकारी नौकरी जब सरकारें पक्की नहीं दे पाती तो अस्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखकर उन्हें वेतन तक के लिए तरसा देती है। माथे पर शिकन और दिल में घबराहट लिए ये वो 109 कश्मीरी पंडित महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका के तौर पर काम करती आ रही हैं, लेकिन अब अपने हक के भत्ते के लिए संघर्ष कर रही हैं। जो प्रति माह इनको भत्ता मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, पिछले 3 वर्षों से उनको ये भत्ता नहीं मिला है, ऐसा इनका दावा है। इनका कहना है कि इन्होंने सरकार के कई आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई उचित सुनवाई नहीं हो पाई है। 2019 में फिर इन्होंने हमारे 9 महीने निकाले तनख्वाह, तो 3 महीने नहीं दी, तो 20 और 21 हमारी पेंडिंग है, वो आज तक हमें नहीं मिला। कुल कितने महीनों से आपकी पेंडिंग है ऑनरेडी? तो सीधे साधे 2 साल है, 2 साल और 6-9 लगभग 2.5-3 साल की सैलरी, 3.5 वर्षों से हमें नहीं मिल रही है सैलरी। जो पहले ही कश्मीर में अपने घर से विस्थापित होने का दर्द झेलती रहीं, उन्हें अब उनकी मेहनत के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुझे गली वाले भी हंसते हैं, बोले कोई नहीं जा रहा है, आप क्या कोविड में जाते हो, आप में ऐसे क्यों जा रहे हैं ना, जब आपको 3 साल से पे नहीं है। 34 महीने की तनख्वाह अभी बाकी है और उसको लेकर ये काफी ज्यादा चिंतित है और सरकार से ये एक ही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर इनका अपराध क्या है, इनको इनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है। अब इन्होंने सरकार से एक बार फिर अपील की है कि इनकी तनख्वाह जो है वो दी जाए ताकि ये भी अपना गुजर बसर ठीक तरह से कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। जयंत चौधरी पिछले 20 सालों से राजनीति में है। 2009 में वो पहली बार सांसद बने, इसके बावजूद उनकी चर्चा आज से पहले कभी इतनी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने जयंत के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के टेक्सास में जन्मे जयंत चौधरी की बदौलत अखिलेश को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी साइकिल दौड़ती दिख रही है। आखिर क्या है जयंत चौधरी की कहानी, जिनकी चुनाव से पहले ही बीजेपी से एसपी तक इतनी डिमांड है? ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से महत्वपूर्ण नहीं है, देश के अस्तित्व के लिए चुनाव है। चाहे जो चुनाव का रिजल्ट आए, आप भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया।
ये वाला मेरे लिए कोई डू और डाई चुनाव। आप लगे रहेंगे? मैं लगे रहूंगा, बट ब्रेक नहीं होंगे। ब्रेक नहीं होंगे। 20 साल से ज्यादा वक्त से जयंत चौधरी राजनीति में है, लेकिन आरएलडी समर्थकों को लगता है कि अब कहीं जाकर उनके नेता का टाइम आ गया है और चौधरी चरण सिंह के पोते के नेतृत्व में आरएलडी सियासी आसमान जरूर छुएगी। अजीत सिंह के निधन के बाद इसी साल जयंत चौधरी को आरएलडी का अध्यक्ष बनाया गया। जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ। वो 15वीं लोकसभा में 2009 से 2014 के बीच मथुरा से सांसद बने। 2012 में मार्च से विधायक भी चुने गए, लेकिन 2014 में मोदी लहर में वो हेमा मालिनी से चुनाव हार गए। इसके बाद आरएलडी सियासी तौर पर पिछड़ गए। उसके पारंपरिक जाट वोट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया और पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे, लेकिन जयंत चौधरी ने हार नहीं मानी। पॉलिटिक्स में आपने देखा ही है कि चीजें चेंज होती रहती है, कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। 5 साल का मौका जनता देती है, कोई पट्टा नहीं आपको पहना दिया कि आप यहाँ पर रहोगे। तो आज ये जो अहंकार आज आप देखते हैं कि सत्ताधारियों में एक अजीब सा अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि हम रहेंगे। बीजेपी के पक्के उन्होंने कार्यालय बना दिए, सारे संसाधन जुटाकर वहीं लगे हुए हैं। गलत फैसला भी लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती की है। जयंत चौधरी राजनीति में मौके की तलाश में थे। किसान आंदोलन ने उन्हें दोबारा पैर जमाने का मौका दिया, जिसे जयंत चौधरी ने खाली नहीं जाने दिया। बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। गाजीपुर पर राकेश टिकैत के आंसुओं ने सिर्फ किसान आंदोलन को ही नहीं बचाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमानों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। जयंत ने फौरन गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत का समर्थन किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली खाप पंचायतों ने उन्हें एक बार फिर वेस्ट यूपी की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। गाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। कृषि कानूनों की तरह जो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, तो जयंत चौधरी ने किसानों के साथ खड़े होकर अपनी छवि को उनके हमदर्द के तौर पर और गहरा किया। अपने पिता को गुरु मानने वाले जयंत चौधरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद राजनीति में एंट्री ली। किसानों से जुड़े मुद्दे उठाकर धीरे धीरे उन्होंने जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई। आज जयंत चौधरी की गिनती उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते हुए नेताओं के तौर पर होती है, जिनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। जयंत राजनीतिक संदेशों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उसका उदाहरण बीजेपी के उन्हें दिए गए ऑफर से पता चलता है, जिससे बीजेपी ने अपने प्रति जाटों का गुस्सा कम करने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने इससे आगे की बात भी पकड़ ली। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है। एक जो बंटवारा है, उस बंटवारा को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह 35 सालों तक राजनीति में रहे। इस दौरान उन्होंने सियासी फायदे के लिए सभी दलों के साथ गठबंधन किया। वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे। बीजेपी ने आरएलडी की इसी छवि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने दो टूक लहजे में बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैं सिर्फ आज या कल के लिए फैसला नहीं ले रहा हूँ। अभी जो मेरी उम्र है, इस अवस्था में अगर मैं लंबी सोच नहीं रखूंगा, एक विजन के साथ काम नहीं करूंगा, तो फिर कब करूंगा? अगर मैं आज जोखिम नहीं उठाऊंगा तो 60 साल की उम्र में मेरी वो अवस्था नहीं रहेगी, वो हिम्मत नहीं रहेगी शायद। तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विवेक के साथ हमें फैसला लेना है। मैंने जो निर्णय लिया है वो मेरे वर्ग के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं मानता हूं अच्छा है और लंबे समय तक हमें फायदा मिलेगा। और सिर्फ यूपी नहीं जी, हमारी योजना, हमारी थिंकिंग ये है कि जो किसान की एक उनको लगता है कि हमारी कमी है राष्ट्रीय मानचित्र पे, राजनीतिक गलियारों में
किसान की पूंछ कमजोर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी को वहां उस मुकाम तक पहुंचाएं, वो एक वायबल प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाएं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र और जाति के दायरे से ऊपर था। जयंत अपने दादा की इसी राजनीतिक विरासत को दोबारा हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब होने के बाद अजीत सिंह ने राजनीति में एंट्री ली। तब वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार IBM में नौकरी पाने वाले पहले भारतीय इंजीनियर थे। जयंत भी विदेश से पढ़कर गांव की खाक छान रहे हैं। वो अच्छे से जान गए हैं कि राजनीति में कामयाब होने के लिए चौधरी चरण सिंह का पोता होना काफी नहीं है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक और प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक पाने की होड़ मची है। किसान राजनीति के केंद्र में है। इसी वजह से सियासी सेंसेक्स में RLD के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अखिलेश खुद को चौधरी चरण सिंह की विरासत पर चलने वाला बता रहे हैं, तो बीजेपी जयंत चौधरी के तमाम हमलों के बावजूद उन्हें साथ आने का न्योता दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को जयंत में उनके पिता अजीत सिंह का अक्स साफ दिखता है, लेकिन जयंत से इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को उम्मीदें हैं। अखिलेश को उम्मीद है कि वो जयंत चौधरी के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को साफ कर सकते हैं। तो बीजेपी देर सवेर जयंत के साथ आने की आस लगाए बैठी है ताकि जाटलैंड में उसकी दिक्कतें दूर हो सके। इसीलिए जयंत चौधरी इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिन तक पहुंचने की हर किसी को जल्दी है। इसीलिए जब मुजफ्फरनगर जाने में देरी हुई तो अखिलेश ने बीजेपी पर जानबूझकर हेलीकॉप्टर न उड़ने देने का इल्जाम लगा दिया। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। जयंत को अपने पाले में खींचने की वजह वो जाटलैंड है जिसे जीतकर सत्ता हासिल की जा सकती है। कहा जाता है कि इस इलाके में जाटों का सिक्का चलता है और उनकी पार्टी RLD है। इस बार अखिलेश के लिए बैटिंग कर रहे जयंत चौधरी हर रैली में बीजेपी को उखाड़ने की अपील करते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी कुछ ऐसी है कि बीजेपी पलटवार की जगह उन पर डोरे डालने को मजबूर है। फिर भी जयंत मुलायम होने को राजी नहीं है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके तो पलट जाऊंगा। RLD को पिछली बार सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन किसान आंदोलन ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। नौबत यह आ चुकी है कि बीजेपी को डर है कि कहीं जयंत उसका खेल न बिगाड़ दे। कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है, और ये आप सोचिए हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं। तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी और क्या मिला लोगों को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समुदाय का समीकरण ऐसा प्रभावशाली है कि जिसने भी इन दोनों को साथ साध लिया, समझिए वही प्रगतिशील और जीत उसी की होगी। 2013 में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसका सबसे बड़ा फायदा इसी वजह से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। लेकिन किसान आंदोलन ने जाट और मुस्लिमों को फिर से करीब लाने का काम किया। राकेश टिकैत के मंचों से बार बार मुस्लिम एकता की अपील की गई। इसी असर को कम करने के लिए अमित शाह ने 2 दिन पहले जाट नेताओं को दिल्ली बुलाकर बात की और जाटों को 650 साल के रिश्ते का वास्ता दिया। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। अमित शाह ने जाट नेताओं को अपने पाले में खींचने की हर मुमकिन कोशिश की है। उनके सम्मान का ख्याल रखने का हवाला भी दिया और
ये भी काम गिनाए कि महान स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बाकायदा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। आज उसके जवाब में जयंत चौधरी ने लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद दिला दी। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6 से 7% मानी जाती है, जबकि वेस्ट यूपी में जाट आबादी करीब 17% है। पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम के बाद जाट तीसरे नंबर पर। जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जयंत भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए जीत के लिए वो इमोशनल कार्ड खेलने से भी नहीं चूकते। मुझसे तो अभी कोई नाराजगी नहीं है। और नाराजगी हो, अगर नाराजगी हो तो चौधरी अजीत सिंह की तरफ ये चुनाव उनके लिए समर्पित है, जिन्होंने पूरा जीवन किसानों में लगाया, आपके बीच लगाया। जयंत बीजेपी से इस बार एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो जयंत पर सीधे हमला करने से बच रही है ताकि जाट वोटर नाराज ना हो। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सबके मेरे अपने विचार हैं, उनके अपने विचार है, उस पर क्या कहूँ, उन्होंने जो कहा है उनके विचार है। कहा जाता है कि पश्चिम में जिसका जलवा रहता है उसका सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है, इसीलिए अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में जयंत का भरपूर ख्याल रखा है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में आरएलडी के लिए 30 से 36 सीटें छोड़ने को राजी हो गए हैं। पहले 2 चरण के लिए घोषित 36 उम्मीदवारों में आरएलडी के 26 और समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवार शामिल हैं। ये निर्णय लिए गए हैं और सबको भागीदारी दी गई है। सभी जातियों के और धर्म में जो लोग हैं उनको हमने मौका दिया है कि वो विधानसभा पहुंचे। जानकार कहते हैं कि जयंत को बीजेपी ने ऑफर देकर कहीं न कहीं ये तो मान लिया है कि इस बार का मुकाबला बहुत कठिन है। अब सबकी नजरें जयंत चौधरी पर है, जिनके पिता की मौत के बाद ये उनका पहला चुनाव है। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक और प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।